चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है। यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि A, B, C, D और E कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। और उसके नीचे कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है -3, 5, 2, -7 और 9। तो पहले मैं आपको इस बॉक्स का मतलब समझा देता हूँ। इस बॉक्स का मतलब है पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है -3 है, पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है 5 है, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट 2 है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट -7 है, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 9 है। मतलब मैं बोल सकता हूँ हर पॉइंट के नीचे उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है कि ये जो सेगमेंट्स है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है कि नहीं, यानी सेगमेंट बी और सेगमेंट ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। आप लोग सुन लीजिए, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट होते क्या, मैंने अभी आपको बताया था। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऐसे सेगमेंट्स जिन दो सेगमेंट्स की लेंथ सेम है। लेट्स से मैं सेगमेंट बीई की लेंथ फाइंड कर देता हूँ, अगर उसका लेंथ सेम आ गया, लेंथ ऑफ सेगमेंट ई फाइंड कर देता हूँ, अगर उसका आंसर और लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी का आंसर सेम आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेगमेंट डीई का ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डीई फाइंड करना है। लेंथ ऑफ डी कॉमा ई क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डी कॉमा ई किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेंथ चेक करना होता है ना, इक्वल है कि नहीं। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है -7, फिर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, जिसका कोऑर्डिनेट है पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट है 9। ठीक है, पॉइंट डी और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हियर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हियर वगैरह लिख रहा हूं मैं। हियर एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू, जब भी एक नेगेटिव वैल्यू दी होती है और एक पॉजिटिव वैल्यू दी होती है तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है। तो -7 और 9 में क्या हो गया, -7 इज लेस देन 9। तो यहाँ पे मैं कंपेयर तो मैंने कर दिया, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ डी कॉमा ई इज इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो 9 -7, तो ये हो गया 9 + 7 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 16। 9 + 7 क्या आ गया, 16 आ गया। तो लेंथ ऑफ डी कॉमा ई मुझे मिल गया। इस स्टेटमेंट को ले लेता हूँ मैं नंबर 1। मैंने लेंथ ऑफ डी फाइंड कर दिया, अब मैं लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करूंगा। लेंथ ऑफ ए बी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है तो पहले मैंने ये फाइंड कर दिया। अब मैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया, -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए है -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी है 5। तो अब मैं क्या करूंगा, हियर पहले कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू है। जब भी एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ, देख लेता हूँ आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, हल्का सा नहीं दिख रहा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 और 5 में 5 ग्रेटर है। तब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करूँगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए कॉमा बी, लेंथ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 5 - -3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5 + 3, और 5 + 3 क्या है, 8। मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ ए बी, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 8। इसको मैं ले लेता हूँ स्टेटमेंट नंबर 2। तो अगर मुझे कोई भी सेगमेंट चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो पहले मैं उनकी लेंथ कंपेयर करूंगा। फर्स्ट सेगमेंट की लेंथ कितनी आ गई, 16, और सेकेंड सेगमेंट की लेंथ आ गई 8। तो दो सेगमेंट कभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी लेंथ सेम होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से आपको दोनों की लेंथ क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है।
तो इसके आगे क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेंथ ऑफ C comma sorry D comma E, length of D comma E is not equal to length of A comma B, therefore segment AB is therefore segment CD is नहीं है sorry DE है, therefore segment DE is not congruent, therefore segment DE is not congruent to segment AB। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। पहले मैंने क्या किया, सेगमेंट डी फाइंड किया, वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वैसे ही करना है, दोनों के कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट या हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मैंने लेंथ ऑफ डी फाइंड किया, सेम वे में मैंने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड कर दिया, फिर मैंने कंपेयर किया, इन दोनों के लेंथ को कंपेयर किया, दोनों के लेंथ को कंपेयर किया, तो इसका आंसर 16 है, इसका आंसर 8 है। जब तक लेंथ इक्वल नहीं होगी तब तक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो दोनों की लेंथ अलग हो गई, तो मैंने पहले बता दिया कि दोनों की लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, अगर लेंथ इक्वल होगी तो ही सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करा दिया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब मैं सेकंड वाले पार्ट में देखना है कि सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेगमेंट बीसी और सेगमेंट एडी को चेक करना है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ पूरा। सेकंड वाले पार्ट में सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट एडी है। अब मुझे इनको चेक करना है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ बी सी फाइंड करूंगा। लेंथ ऑफ बी कॉमा सी मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या है, 5 है। फिर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी जो है वो है 2। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट लिख दिए दोनों के। अभी यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हियर 5 लिखा और 2 लिखा, तो आपको पता है 5 और 2 में तो 5 ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू 3। लेंथ ऑफ बी कॉमा सी क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया। अब मैं लेंथ ऑफ ए कॉमा डी फाइंड करना है, मुझे लेंथ ऑफ ए कॉमा डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है, -3, और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है, -7। फिर ये दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब कंपैरिजन, पहले मैं लिख देता हूँ -3 और दूसरा लिख देता हूँ -7। तो आपको पता है कि जब दो नेगेटिव वैल्यूज आती है तो नेगेटिव वैल्यूज में क्या होता है, स्मॉलर नंबर ग्रेटर होता है और ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे -3 ग्रेटर होगा, जब भी दो नेगेटिव वैल्यूज होगी तो उसमें ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर ही हमेशा ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ ए कॉमा डी इज इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो ये हो गया -3 -7, तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 7 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप लोग लेंथ फाइंड कर रहे हो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। कभी ऐसे स्टेप पे आके आप अटक जाओ, आपको साइन नहीं पता चले तो आपको पॉजिटिव ही लिखनी है, क्योंकि हम लोग लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके लिए इसका आंसर मैंने सीधा सीधा 4 लिख दिया। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, स्टेटमेंट नंबर 1, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 में मुझे आंसर मिला 3,
स्टेटमेंट नंबर 2 में मुझे आंसर मिला 4। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 length of B, C is not equal to length of A, B. Therefore segment BC is not congruent to segment AB. That's all. अगर लेंथ इक्वल होते तो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होते, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपके लिए कर दिया है। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पार्ट मैं रब कर देता हूँ। आपको कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स में किस तरह से करना है देखना है। हो सकता है थर्ड वाला पार्ट में आंसर कॉन्ग्रेंट हो जाए, सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो आपको चेक करना है दोनों की लेंथ फाइंड करके। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको सेगमेंट बीसी और सेगमेंट बीई और सेगमेंट एडी करना है, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं वो चेक करना है। तो आपको आंसर्स फाइंड करने होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग मेन क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड होमवर्क है, मैं मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। पॉइंट एम इज द सेगमेंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ए बी की वैल्यू दी हुई है 8, ए बी की वैल्यू दी हुई है 8 और आपको जो फाइंड करना है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। ए एम जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा। आपको डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से। ये ए है, ये बी है और ये एम है। ठीक है, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, आपको ये दिया और आपको पता है कि मिड पॉइंट क्या करता है। मिड पॉइंट हमेशा क्या करता है, आपके ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में कट करता है। मतलब अगर मैं बोल दूँ मुझे ए से लेके बी 8 दिया हुआ है तो इसका इक्वल पार्ट क्या होगा? 4 होगा। ओरली का आपको आंसर पता चल जाएगा कि किस तरह से आएगा। अगर ये पूरा 8 है तो उसका आधा क्या होगा? 4 होगा। ये आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ ए एम आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ए एम आपको फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ए से लेके बी का लेंथ है 8 है। तो आपको पता है कि अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, इस तरफ भी 4 होगा और इस तरफ भी 4 होगा। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट बोलो या ये पार्ट बोलो, पूरे पार्ट का हाफ है। अगर मैं ए एम बोलूंगा तो भी ए बी का हाफ होगा, अगर मैं बी एम बोलूंगा तो भी ए बी का हाफ होगा। अब मुझे किसका हाफ लेना है? मुझे फाइंड करना है ए एम। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ ए एम मैं किस तरह लिखूंगा? लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। आ रही है बात समझ में? ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, ये आपको पता है। लेकिन ये 4 फाइंड किस तरह करना है? तो मुझे पता है ये पार्ट जो है ये पूरे पार्ट का आधा है। क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, और जो मिड पॉइंट का काम होता है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। सो अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 8, हाफ मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो जाएगा? 4।
तो लेंथ ऑफ ए कॉमा एम या लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4। मुझे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, तो लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 4। ये ए एम ही रखता हूँ, कॉमा नहीं करता, ए एम और ए बी इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए एम मिल गया 4। आप 4 भी लिख सकते हो, 4 यूनिट्स भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछते हैं, इसके लिए आपको ध्यान से रखना है। पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। जो पॉइंट एम है इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। मिड पॉइंट का काम होता है जो भी सेगमेंट होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में कट करना। मिड पॉइंट का काम होता है ये जो पार्ट होता है इसके इक्वल पार्ट में कट करना। इक्वल पार्ट मतलब मैं बोलूंगा ये पूरा जो पार्ट है ये उसका हाफ पार्ट हो गया, ये और ये इसका हाफ पार्ट हो गया। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक सेगमेंट में हमेशा एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो अगर मैंने देखा ये पूरा 8 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट इस पूरे का हाफ हो गया। तो मैंने क्या किया, ये पार्ट इस पूरे का हाफ हो गया, तो मैंने उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। लेंथ ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, 2 4 साइड कट करने के बाद मुझे लेंथ ऑफ ए एम मिला 4। ये हो गया मेरा सम खत्म। आप लोग पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं अच्छे से, इस तरह से आपको सम करना रहेगा, ठीक है। ये वाला सम देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे जाते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। ये C दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है, और जो पॉइंट P है इसका मिड पॉइंट है। पॉइंट P जो है वो सेगमेंट CD का मिड पॉइंट है। ये जो दिया हुआ है ये है 2.5, तो ये पूरा कितना होगा आपको पता है कि ये जितना होगा ये पार्ट भी उतना ही होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर ये 2.5 है और ये भी 2.5 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 2.5 + 2.5 दैट इज 5। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको ये वैल्यू दी गई तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये हाफ ऑफ होल वैल्यू होगी। मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इतना स्टेटमेंट लिखना है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, देयरफॉर लेंथ ऑफ CP, लेंथ ऑफ CP ये पार्ट पूरे पार्ट का हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD। लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD। लेंथ ऑफ C की वैल्यू दी हुई है, इस लेंथ ऑफ CP की वैल्यू दी है 2.5, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5, और ये हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ CD होगा, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो 2.5 क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय CD। अब ये जो डिवाइड में 2 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा लेंथ ऑफ CD, ठीक है। सो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। तो लेंथ ऑफ CD जो आपको फाइंड करना था उसका आंसर आ गया 5। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। क्या किया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 5 आंसर आ गया। इस तरफ था लेंथ ऑफ CD, तो आपको सिर्फ लेंथ ऑफ CD फाइंड करना था, तो यहाँ पे ये सम खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अच्छे से, लेंथ ऑफ CD, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए ये वाला पार्ट। तो ये वाला सम भी मेरा खत्म हो चुका है। अभी हम लोग 4th सम की तरफ बढ़ेंगे। 4th सम में आपको बोला है कंपेयर द सेगमेंट्स। आपको बोला है कंपेयर द सेगमेंट, जिसमें ए बी दिया हुआ है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। फिर बी से पी का डिस्टेंस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, एंड ए से पी का जो डिस्टेंस है वो है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कंपेयर द सेगमेंट्स। तो यहाँ पे देखो 2 चीजें होती है, यहाँ पे मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। हियर
मैं सबसे इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ या तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे वैसे आपको लिखना है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो भी चलेगा और डिसेंडिंग में लिखूंगा तो भी चलेगा। सबसे पहले मैं असेंडिंग में लिख देता हूँ। दैट इज सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, उसके बाद क्या है 3.4 और उसके बाद क्या है 5 है। पहले 2 है, फिर 3.4 है, फिर 5 है। असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई और ये उससे छोटी वैल्यू। इस तरह से कुछ एरो होगा 2 is less than 3.4 and 3.4 is less than 5। अब 2 के नीचे 2 का ये लिख दो। 2 किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ B से लेके P की लेंथ है 2। 3.4 तो A से लेके P की लेंथ है 3.4 और A से लेके B की लेंथ है 5। तो ये मेरा कंपैरिजन खत्म। पहले मैंने वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया 2 फिर 3.4 फिर 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जो बड़ी वैल्यू है उसकी तरफ एरो कर दिया। दोनों में इन दोनों में बड़ी वैल्यू ये थी और इन दोनों में बड़ी वैल्यू ये थी, तो मैंने बड़ी वैल्यू की तरफ एरो कर दिया। फिर ये 2 किसके लिए लिखा है हमने, 2 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे P से लेके B का डिस्टेंस है। फिर 3.4 किसे डिनोट कर रहा है, A से लेके P का डिस्टेंस है और 5 A से लेके B का डिस्टेंस है। तो ये मेरा कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन में हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो मैंने तीनों का कंपैरिजन कर दिया। और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर ऐसा होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले AB होगा, फिर AP होगा और फिर PB होगा। ठीक है ना, समझ में। असेंडिंग ऑर्डर अगर ऐसा है, ये असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में मैंने कंपेयर किया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटा। तो आप लोग दोनों में से एक फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये कंपेयर करके फाइनल कर देता हूँ। ये आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से एक फॉर्म में लिखना है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर यहाँ तक आपको समझा दिया है, ठीक है। सो दूसरा भी मैंने बता दिया है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक ही आपको ध्यान रखना है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डन। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक नंबर लाइन दिया हुआ है, नंबर लाइन नहीं दिया, सॉरी, डायग्राम दिया हुआ है आपका कुछ इस तरह से। उसमें आपको दिया हुआ है T, फिर S, फिर R, फिर P और फिर Q और फिर Q। इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, खूब से आपको अच्छे से दिखा होगा। डायग्राम मैंने थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया, मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहले डायग्राम में दिया हुआ है T, फिर S, फिर R, फिर P, फिर Q, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है और आपको आगे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट आपको जो सॉल्व करना है वो है आपको सबके आंसर्स लिखने, ठीक है। मैं आपको सब बता देता हूँ किस तरह से करना होगा। ये बहुत आसान चीज़ है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP। R से लेके P दिया हुआ है, मुझे उसका अपोजिट रे बताना है, ठीक है। अपोजिट रे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिट रे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो पहले R से P का डायरेक्शन ढूंढते हैं। मैंने RP इस तरह से रीड किया है, मैंने R से P की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो डायरेक्शन ये है। तो उसका अपोजिट रे कहाँ पे मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो अपोजिट रे क्या हो सकता है, रे RS भी हो सकता है और रे RT भी हो सकता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो रे है। RP के अपोजिट डायरेक्शन में दो रे है, तो मैं क्या लिख सकता है, इसका अपोजिट रे क्या होगा, या तो रे RS होगा और रे RT होगा। दैट्स ऑल। समझ में आई बात। मुझे अगर अपोजिट रे पूछा है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ढूंढना होगा। तो पहले मैं जो जिसका अपोजिट रे पूछा है उसका डायरेक्शन ढूंढो। मुझे RP का अपोजिट रे पूछा था तो मैंने RP का डायरेक्शन चेक किया,
आरपी का डायरेक्शन मतलब आर से पी की तरफ बढ़ रहा मतलब इस डायरेक्शन में है, तो उसका जो अपोजिट रे होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट एरो करो। तो यहाँ पे दो रे दिख रही है मुझे, आर एस भी दिख रहा है और आर टी भी दिख रहा है, और दोनों ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। इसके लिए मैंने बीच में और लिख दिया रे आर एस और रे आर टी, दोनों में से एक भी लिखोगे तो आपको करेक्ट ही मिलने वाला। ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तो अपोजिट रे वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि अपोजिट रे को अपोजिट डायरेक्शन में ढूंढना है। अब मुझे दिया हुआ है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। इंटरसेक्शन मतलब टकराना, एक कॉमन पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक लाइन इस तरह से ट्रैवल कर रही है और एक लाइन इस तरह से ट्रैवल कर रही है, उन लोग कहीं एक जगह से टकराए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी पे। ये जो लाइन एल है और ये जो लाइन एम है, ये लाइन एल और लाइन एम, लाइन एल और लाइन एम कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? पॉइंट पी पे। इंटरसेक्ट का मतलब है एक कॉमन पार्ट जिसपे ये दोनों पास हो रहे हैं, ठीक है ना। एक कॉमन पार्ट होता है, ये लाइन और ये लाइन का जो कॉमन पार्ट है वो है पॉइंट पी, जहां से ये लोग पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो इस तरह से मुझे कॉमन पार्ट ढूंढना है, इस तरह से मुझे क्या करना है? कॉमन पार्ट ढूंढना है, ठीक है ना। लाइन एल और लाइन पी का कॉमन पार्ट मैंने ढूंढा पॉइंट पी, उस तरह से मुझे किसका कॉमन पार्ट ढूंढना है? रे पी क्यू और रे आर पी का। अब ध्यान से देखो, रे पी क्यू ऐसे है और रे आर पी इस तरह से। आप बोलोगे सर पॉइंट पी कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं देखना है। रे पी क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। और रे आर पी को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ, रे आर पी को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ, तो इन दोनों में यहाँ पे पी क्यू है और ये रे आर पी को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो क्यू तक एक्सटेंड होगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या रहेगा? इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या रहेगा? पी क्यू। समझ में आ रही बात? इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या रहेगा? पी क्यू। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आई गेस मैं आपको अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ। आपने सेट चैप्टर स्टडी किया है, सेट आपका स्टार्ट हो गया होगा, आपको उसमें भी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आपको दिए होते हैं, ठीक है। तो मैं उस तरह से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। किस तरह से होगा? पी क्यू एक सेट है, पी क्यू एक सेट है। अगर मैं इसका ले लेता हूँ, इस पे वैल्यू ले लेता हूँ 1, 2 और 3, ठीक है। और आरपी एक सेट ले लेता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे यूनियन बोला है कि इंटरसेक्शन बोला है? रे आर पी क्यू और रे आरपी का इंटरसेक्शन। आरपी एक सेट है, आरपी एक सेट है। यहाँ पे अगर मैं दोनों का आरपी एक सेट है तो आरपी को मैं कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ? मैं रे आरपी को आरपी तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो आरपी इतना पार्ट है और आर क्यू यहाँ से लेके आर से लेके क्यू वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें मैं आर से लेके क्यू में पी क्यू तो आ ही रहा है, मतलब 1, 2, 3 तो आएगा। और जो आर क्यू है वो पी क्यू से बड़ा है, तो मतलब और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज पे देता हूँ। लेट से मैंने 2 वैल्यू एक्स्ट्रा ले ली। आ रही बात समझ में? मैंने पी क्यू एक पार्ट लिया, मैंने पी क्यू एक सेट लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यूज लिख दी 1, 2, 3। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कुछ सीरियसली मतलब ये पार्ट आपको लिख के नहीं बताना है। सीरियसली मतलब का मतलब ये आपको लिख के नहीं बताना है। पी से लेके क्यू का मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यूज लिख दी 1, 2 और 3। और आर से लेके पी एक सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने ले ली 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1, 2, 3 क्यों लिया? क्योंकि मैं आर से लेके पी मतलब मैं आर से लेके क्यू एंड लग जा रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट पास कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट पास कर रहा हूँ। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो मुझे फाइंड करना है। अगर मैंने ये दो सेट लिखे, अब मैं इन दोनों का सेट का इंटरसेक्शन आपको पूछूंगा, तो यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा कि पी क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करो आरपी के साथ, तो आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट हो गया वो हो गया 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 हो गया, और 1, 2 और 3 किसका आंसर है? पी क्यू का आंसर है ना। मतलब ये 1, 2 और 3 किसके बराबर हो गया? पी क्यू के बराबर हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा वो होगा रे पी क्यू। इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो गया? रे पी क्यू। अगर आपको ये सेट वाले फॉर्मेट से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको नॉर्मल फॉर्मेट से।
ठीक है, ये वाले फॉर्मेट से नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मुझे बोला है आरपी और पी क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना। ठीक है, पी क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, आरपी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पी क्यू इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, आरपी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा आरपी पी क्यू से कब टकराएगा, जब वो पी क्यू से पास होगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढना है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा ना, क्योंकि आरपी को अगर आगे पास होना है तो पी क्यू से होके ही पास होना पड़ेगा। अगर आरपी को आगे निकलना है तो वो पी क्यू से होके ही निकलेगा ना, मतलब आरपी और पी क्यू में जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा पी क्यू, क्योंकि वो पी क्यू से पास होके निकल रहा है, तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा पी क्यू। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसका आंसर मिल गया रे पी क्यू इंटरसेक्शन का। अभी यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर, यूनियन रे पी क्यू ये रहा और रे क्यू आर ये रहा। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर का यूनियन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, किस तरह से यूनियन, इसको भी मैं सेट वाले एग्जांपल से लिखता हूँ। लेट्स से पी और क्यू का जो सेट है उसके अंदर वैल्यूज जो ले ली मैंने 1 2 3 ले ली। ठीक है, क्यू आर वाला पार्ट लेता हूँ, क्यू आर वाला पार्ट लेता हूँ। क्यू आर के अंदर पी क्यू आ रहा है, इस क्यू आर के अंदर पी क्यू आ रहा है, मतलब क्यू आर के अंदर पी क्यू की वैल्यूज भी आएगी। समझ में आ रही बात? ये पी क्यू के अंदर मैंने सेट पी क्यू के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू ले ली, लेट्स से एग्जांपल 1 2 3 वैल्यू ले ली। क्यू आर जो है उसके अंदर पी क्यू आर है, क्यू आर के अंदर पी क्यू भी कंसिस्ट कर रहा है, मतलब क्यू आर के अंदर पी क्यू की वैल्यूज आएगी और पी क्यू की वैल्यूज है 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दी। अब जो क्यू आर है वो पी क्यू से बड़ा है, मतलब इसके अंदर कुछ वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं 2 वैल्यू ज्यादा ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने 4 और 5 ले लिया। ठीक है, इससे मैंने 4 और 5 ले लिया। अब मैं बोलूंगा इसका यूनियन फाइंड करो, पी क्यू और क्यू आर का यूनियन फाइंड करो। तो यूनियन में क्या हो जाता है, सारी वैल्यूज मर्ज हो जाती है। दो सेट का यूनियन फाइंड करना होता है तो उसकी सारी वैल्यूज को मर्ज कर दो और जो कॉमन पार्ट होता है उसे एक ही बार लिखो। मतलब 1 2 3 और 1 2 3 4 5 में कॉमन पार्ट 1 2 3 है, तो उसे एक ही बार लिखना है। जो भी कॉमन पार्ट होगा उसे एक भी बार लिख दिया और जो बाकी बची वैल्यूज है वो है 4 और 5। तो रे पी क्यू और रे क्यू आर का आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 और 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 किसका आंसर है, क्यू आर का आंसर है ना। 1 2 3 4 5 किसका आंसर है, क्यू आर का आंसर है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका आंसर क्यू आर है। समझ में आ रही है बात? मतलब पी क्यू और क्यू आर का जो यूनियन होगा वो होगा क्यू आर। थर्ड वाले पार्ट में लिख देता हूं मैं रे क्यू आर। आ रही बात समझ में? पी क्यू और क्यू आर का जो आंसर होगा इनको मर्ज करूंगा तो जो बड़ी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, क्यू आर होगी। मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया तो वो एग्जांपल आप कंसीडर करोगे तो भी आपको रे क्यू आर मिलेगा। एग्जांपल लेने से क्या हो जाता है, सम थोड़ा इजी लगने लगता है, इसके लिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टेट द रेस ऑफ विच क्यू आर इज अ सबसेट। स्टेट द रेस ऑफ विच क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर किसका सबसेट है? सबसेट मतलब क्या होता है, आप लोग रहते हो लेट से बोरीवली में, आप सब लोग रहते हो बोरीवली में, बोरीवली आता है मुंबई में, मुंबई आता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र आता है इंडिया में लेट से। तो मैं बोल सकता हूँ बोरीवली इज अ सबसेट ऑफ मुंबई, मुंबई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। मतलब हर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू का सबसेट होती है। इन शॉर्ट आपको अगर सबसेट बताओ तो हर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू का सबसेट होती है, क्योंकि वो उसका पार्ट, सबसेट मतलब अल्टीमेटली आप बोलोगे कि पार्ट। मुझे क्या बोला है, क्यू आर किसका पार्ट है, तो सबसेट आपको क्या ध्यान रखना है, क्यू आर किसका पार्ट है। तो आपको किस तरह ध्यान रखना है, क्यू आर जो है, मैं क्यू से आर वाला पार्ट ही कंसीडर करता हूँ, क्यू आर किसका सबसेट है, मतलब छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू का सबसेट होती है और खुद का भी सबसेट होती है। आपको ध्यान रखना है कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। मतलब अगर मैं क्यू आर का सबसेट ढूंढूंगा तो रे क्यू आर आएगा ही।
क्यू आर का अगर मैं सबसेट ढूंढूंगा तो रे क्यू आर आएगा ही। क्यू आर खुद का तो सबसेट है, कोई भी वैल्यू खुद का सबसेट होगी और उससे बड़ी वैल्यू का सबसेट होगी। मतलब अगर क्यू आर खुद का सबसेट है और क्यू आर से ऊपर क्या आएगा, क्यू से लेके एस भी आ जाएगा और क्यू से लेके टी भी आ जाएगा। तो रे क्यू आर है वो किसका सबसेट है, रे क्यू आर खुद का सबसेट है, रे क्यू एस का भी सबसेट है, रे क्यू से लेके टी का भी सबसेट है। या तो फिर आपको क्या करना है, दो लिख के एक्सेट्रा लिख दोगे तो भी चलेगा, किसी भी दो को लिख के एक्सेट्रा लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं एक्सेट्रा लिख देता हूँ। क्यों एक्सेट्रा, यहाँ पे और क्या आ सकता है, बोलोगे सर तीनों आपने बोले वो तीनों लिख दिए, फिर भी क्या आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। रे क्यू आर का सबसेट है और क्यू आर को मैं आर क्यू भी बोल सकता हूँ, रे क्यू आर को मैं रे आर क्यू भी बोल सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने आर क्यू लिखा है कहीं पे नहीं, तो वो एक्सेट्रा में चला जाएगा। रे क्यू एस को मैं रे एस क्यू भी लिख सकता हूँ, मैंने कहीं पे रे एस क्यू लिखा है नहीं, तो वो एक्सेट्रा में चला जाएगा। रे क्यू से लेके टी है तो रे क्यू टी को मैं रे टी क्यू भी लिख सकता हूँ। क्या मैंने रे टी क्यू लिखा हुआ है नहीं, तो वो भी एक्सेट्रा में चला जाएगा। कहने का मतलब है कि जो जो वैल्यूज मैंने लिखी है और जो जो वैल्यूज मैंने नहीं लिखी है, जो नहीं लिखी है उसे मैंने एक्सेट्रा में लिख दिया है। ठीक है, सो उसके लिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसेट वाला पार्ट क्या होता है, कोई भी वैल्यू खुद का तो सबसेट होती है और खुद से बड़ी वैल्यू का सबसेट भी होती है। कोई भी वैल्यू खुद का सबसेट होती है और उससे बड़ी वैल्यू का सबसेट भी होती है। तो रे क्यू आर खुद का तो सबसेट होगा और खुद से बड़ी वैल्यू का भी सबसेट होगा। इसके लिए मैंने रे क्यू आर के लिए सबसेट में पहले रे क्यू आर लिखा, फिर उससे बड़ा क्या था रे क्यू एस और उससे बड़ा क्या था रे क्यू टी। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया और फिर बाद में एक्सेट्रा लिख दिया। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विद कॉमन एंड पॉइंट आर। पॉइंट आर को लेके अपोजिट रे बताओ, पॉइंट आर को लेके अपोजिट रे बताओ। मैं आपको समझा चुका हूं अपोजिट रे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। एक अपोजिट रे ही बतानी है ना, मैंने आपको बता दिया अपोजिट रे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आर से लेके इस डायरेक्शन में मैं एक रे लिख देता हूं, रे आर क्यू। एक ही अपोजिट रे बतानी है, तो मैंने आर से लेके इस डायरेक्शन में, आर से लेके एंड तक ले लिया क्यू तक, तो ये आर क्यू हो गया। आर से लेके मैं यहाँ पे भी एंड तक ले लेता हूँ, तो इसका अपोजिट रे क्या हो गया, रे आर से लेके क्यू और रे आर से लेके टी, रे आर क्यू एंड रे आर टी। कोई भी एक अपोजिट रे पूछा था ना जिसमें कॉमन एंड पॉइंट आर आना चाहिए। तो एंड पॉइंट आर को लेके अगर मैं देखता हूँ तो आर से लेके क्यू, आर से लेके टी, तो ये भी हो गया। अगर आप देखो तो आर से लेके पी देखोगे, अगर मैं आर पी और आर एस लिखूंगा तो भी चलेगा, आर पी और आर टी लिखूंगा तो भी चलेगा। कहने का मतलब है मुझे एक ही पूछा था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेके एंड तक ले लिया और यहाँ से लेके भी एंड तक ले लिया। तो रे आर क्यू और रे आर टी, ये हो गया वन पेयर ऑफ अपोजिट रे जिसमें कॉमन एंड पॉइंट आर आना चाहिए, मतलब दोनों में आर कंपलसरी होना चाहिए। तो ये मैंने वन पेयर ऑफ अपोजिट रे लिख दिया। आई बात समझ में? मैंने आपको पहले ही बताया था अपोजिट रे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। तो इसका डायरेक्शन मैंने ये लिया, आर से लेके क्यू का डायरेक्शन ये, तो आर से लेके अब उसका अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसका अपोजिट रे अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। इसके लिए इसका आंसर आर क्यू और आर टी आ गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है राइट एनी टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट एस। एस को लेके दो रे बता दो, कोई भी दो रे, अपोजिट नहीं पूछा है, कोई भी दो रे। एस टी लिख दो, रे एस टी, एस से लेके टी, एस से लेके आर भी लिख सकता हूँ, एस से लेके पी भी लिख सकता हूँ, एस से लेके क्यू भी लिख सकता हूँ। अगर एस टी नहीं लिखता, सपोज एस टी नहीं लिखता, तो मैं एस आर और एस पी लिख देता हूँ, रे एस आर एंड रे एस पी। सेम डायरेक्शन में लोगे तो भी चलेगा, मुझे अपोजिट रे नहीं पूछा था, मुझे बोला है कॉमन एंड पॉइंट एस को कॉमन एंड पॉइंट लो और दो रे बताओ। तो एस आर हो गया, एस पी हो गया, एस क्यू हो गया और एस टी हो गया। ये सारी रे सारी है, तो कोई भी दो बताना है तो मैंने एस आर और एस पी लिख देता हूँ, या फिर मैं एस आर और एस टी लिखूंगा तो भी चलेगा, या मैं एस क्यू और एस टी लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहे, तो इसके लिए नहीं हो रहे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आपको कोई भी दो बताने थे, कोई भी दो रे बताने थे जिसका कॉमन एंड पॉइंट एस है, तो कोई भी दो बता दो। ठीक है, तो पीछे जो दिए उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
सेवेंथ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें दिया हुआ है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एसपी एंड एसटी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट ढूंढना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ढूंढना है। तो मुझे बोला है रे एस पी, एस से लेके पी का और एस से लेके टी का कॉमन पार्ट क्या होगा। अगर मैं बोलूं एस से लेके पी है तो वो एस से स्टार्ट हो रहा है और पी पे खत्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। और एस से लेके टी बोलूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये रे और ये रे है, इनको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या, एक पॉइंट ही है, पॉइंट एस, जो इस पार्ट को और इस पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात। इस पॉइंट पे आके दोनों को इस पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इसी ने भी यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस डायरेक्शन में दौड़ा और ये इस डायरेक्शन में दौड़ा, लेकिन उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उनका कॉमन होगा ना। उसी तरीके से रे एस पी देख रहा हो तो एस पी इस डायरेक्शन में जा रहा है और रे एस टी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, पॉइंट एस। ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्यू आर आया था, इंटरसेक्शन में पी क्यू आया था, यहाँ पे पॉइंट एस है, क्यों, क्योंकि ये पूरे रे से पास हो रहा था। ये दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम था, जब दो रे का डायरेक्शन सेम होता है तो हमको आंसर रे के फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर दो रे का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हमको आंसर पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। इसके लिए इसका आंसर पॉइंट एस हो गया। समझ में आया। ये दोनों पार्ट में क्या अलग था, इसमें दो रे सेम डायरेक्शन में जा रही थी। जब दो रे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो मुझे जो आंसर मिलेगा इंटरसेक्शन वो रे के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जब दो रे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट एस। डन। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आपको यहाँ वाला पार्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा दिया, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम लोग ये वाला पार्ट रब कर देते हैं। अब हम लोग आगे सम करते हैं। आगे सम में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उस पे दिया हुआ है आर, आर के बाद दिया हुआ है यू, यू के बाद दिया हुआ है क्यू, क्यू के बाद दिया हुआ है एल, एल के बाद दिया हुआ है पी, पी के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है ए, ए के बाद कुछ नहीं दिया है, फिर दिया हुआ है बी, बी के बाद अगेन कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है सी, और सी के बाद दिया हुआ है वी, और वी के बाद आपको दिया हुआ है डी। ठीक है, इस तरह से दिए हुए हैं। और वैल्यू क्या दिया है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, फिर यहाँ पे दिया हुआ है -2, फिर आपको दिया हुआ है -4 और फिर दिया हुआ है -6, और इस तरफ देखेंगे तो आपको दिया हुआ है 2, 4 और 6। इस तरह से आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और जी अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सम को जाने दो साइड में, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर लाइन फिल कर देना है। ये जो डायग्राम है उसको फिल कर देते हैं, मतलब जिनके पॉइंट्स के नीचे कोऑर्डिनेट नहीं है उनको कोऑर्डिनेट दे देते हैं। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और ये 6 तो है। फिर 0 के इस तरफ आएंगे तो -1, फिर -2 दिया हुआ है, फिर -3, -4 दिया हुआ है, फिर आएगा -5। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया इसे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स है, पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, मैं पॉइंट बी को हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। पॉइंट बी को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट बी के बाद यहाँ पे
यहाँ से इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया और यहाँ से भी 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं नहीं। मुझे क्वेश्चन बोला स्टेट द पॉइंट्स जिससे पॉइंट बी इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे पहले मैं 1 यूनिट देखता हूँ, इस तरफ से 1 यूनिट और इस तरफ से 1 यूनिट, तो यहाँ पे दोनों में ही कोई पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, जाने दे। यहाँ से मैं 2 यूनिट देखता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ 2 यूनिट देख रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके सेकेंड यूनिट तक। तो बी से अगर मैं 2 यूनिट जा रहा हूँ तो पॉइंट सी मिल रहा है, और पॉइंट बी से मैं इस तरफ पॉइंट बी से मैंने राइट साइड गया 2 यूनिट्स तो मुझे मिला पॉइंट सी, और पॉइंट बी से लेफ्ट साइड गया 2 यूनिट्स तो मुझे मिला पॉइंट ए। तो मुझे सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। आ रही है बात समझ में? मुझे क्या लिखना है, पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है। इक्वल डिस्टेंस मतलब मैंने क्या किया, पहले दोनों में 1 1 यूनिट लिया, यहाँ से 1 यूनिट यहाँ से 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट में दोनों तरफ पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों तरफ पॉइंट होना चाहिए। इधर दोनों ही तरफ कोई पॉइंट था ही नहीं, तो मैं पॉइंट में लिखूं क्या, ये दोनों पॉइंट, ये 2 से 3 और 2 से 1, मैं इस तरफ 1 यूनिट ले रहा हूँ, इस तरफ 1 यूनिट ले रहा हूँ, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन इन दोनों के लिए कोई पॉइंट्स नहीं थे तो मैंने हटा दिया, पॉइंट्स नहीं थे उसको जाने दो। फिर मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स लिए, यहाँ से राइट साइड पे 2 यूनिट्स लिए, लेफ्ट साइड पे भी 2 यूनिट्स लिए, तो दोनों तरफ पॉइंट थे ए और सी, मैंने लिखा पॉइंट सी एंड पॉइंट ए। मैंने 2 यूनिट्स ले ली, अब मैं क्या ले रहा हूँ 3 यूनिट्स, पॉइंट 2 से यहाँ से 1 2 और 3, फिर यहाँ से भी 1 2 और 3, देखो 1 2 और 3 यूनिट्स पे आ रहा हूँ, यहाँ पे 3 यूनिट्स पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट्स पे -1 आ रहा है। 3 यूनिट ये जो 5 आ रहा है उसका पॉइंट दिया हुआ है V, लेकिन जो -1 आ रहा है उसका कोई पॉइंट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो मुझे ये स्किप करना पड़ेगा। मैंने हमेशा बोला है कि दोनों तरफ पॉइंट होंगे तो ही आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट स्किप कर लेते हैं। मैंने क्या किया, पहले 1 यूनिट लिया तो दोनों पॉइंट नहीं थे तो जाने दिया, 2 यूनिट लिया तो दोनों पे पॉइंट थे तो मैंने लिख दिया, जब मैंने 3 यूनिट लिया तो एक जगह पॉइंट था और एक जगह नहीं था तो फिर से जाने दो। अब मैं ले लेता हूँ 4 यूनिट, यहाँ से 4 यूनिट लूंगा तो 6 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट लूंगा तो P है। देखो 4 यूनिट पे लिया तो क्या मिला, पॉइंट P एंड पॉइंट D, एंड पॉइंट P एंड पॉइंट B, ठीक है। सो पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट A एंड पॉइंट C भी पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे, और पॉइंट P एंड पॉइंट B भी आपसे इक्वल डिस्टेंस पे है। अरे बात समझ में, इस तरह से आपको लिखना है। ये वाला मेरा सॉल्व कर दिया फर्स्ट पॉइंट, समझ में आया। हर बार क्या करना है, यूनिट वाइज जाना है। पहले मैंने 1 यूनिट का गैप लिया, 1 यूनिट इधर से 1 यूनिट इधर से, दोनों में कोई पॉइंट नहीं था, इधर से 2 यूनिट और इधर से 2 यूनिट, दोनों में पॉइंट था, लिख दिया। दोनों जगह पॉइंट होगा तो लिख देना है, और दोनों में से एक भी जगह नहीं होगा तो छोड़ देना है। फिर मैंने 3 यूनिट लिया, दोनों बाजू 3 यूनिट लिया, तो एक बाजू पॉइंट था एक बाजू नहीं था, छोड़ दिया। फिर दोनों बाजू मैंने 4 यूनिट लिया, एक बाजू पॉइंट है इस बाजू भी पॉइंट है, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। सो पॉइंट C एंड पॉइंट A एंड पॉइंट P एंड पॉइंट B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। अब Q से भी इक्वल डिस्टेंस, पहले मैं पॉइंट Q को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये B वाला पार्ट तो मैंने हाईलाइट कर दिया था, इससे हटा देता हूँ। अब मैं पॉइंट Q को हाईलाइट कर देता हूँ। Q से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे, तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, पहले 1 यूनिट लूंगा, इधर से 1 यूनिट और इधर से भी 1 यूनिट, तो दोनों जगह पॉइंट आ रहे। इधर से मैंने 1 यूनिट लिया तो पॉइंट L आया, इधर से मैंने एक पॉइंट यहाँ से मैंने 1 यूनिट लिया तो पॉइंट U आया। तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉइंट U एंड पॉइंट L, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट Q से। और अगर पैर देखना है तो मैं क्या करूंगा, अभी 1 यूनिट का तो ले लिया, यहाँ से मैं 2 यूनिट लूंगा, अब मैं यहाँ से भी 2 यूनिट लूंगा। यहाँ से राइट साइड में 2 यूनिट लिया तो मुझे मिला पॉइंट P, यहाँ से लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट लिया तो मुझे मिला पॉइंट R, दोनों बाजू पॉइंट है, तो मैं लिख दूंगा एज वेल एज, एंड में लिखो, इधर लिख दो एज वेल एज पॉइंट R एंड पॉइंट
P as well as point R and point P are equidistant from point Q. ठीक है, point U and point L are as well as point R and point P are equidistant from point Q. और यहाँ से पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंस पे था, वो भी मैंने लिख दिया। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है, दोनों में इक्विडिस्टेंस बताना था। ठीक है, अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट में मैं एक बताऊंगा और बाकी आपको होमवर्क दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड कर दिया है। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है आपको आता है, तो थर्ड वाले पार्ट में मैं एक बता रहा हूँ, बाकी सब होमवर्क है। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट लिखूंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू, पॉइंट यू का जो कोऑर्डिनेट है वो है -5। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वी, वी का कोऑर्डिनेट है 5। ठीक है, एक का कोऑर्डिनेट पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट दिया था यू, यू का कोऑर्डिनेट है -5 और वी का कोऑर्डिनेट है 5। तो मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होगी। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ u, v विल बी इक्वल टू हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5 माइनस -5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10। दैट्स ऑल। तो डिस्टेंस ऑफ u, v क्या मिल गया आपको, 10 मिल गया। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स है, जैसे डिस्टेंस ऑफ p, c हो गया, डिस्टेंस ऑफ v, b हो गया, डिस्टेंस ऑफ u, l हो गया, ये सब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको ये पूरा एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करना है। कोई भी डिफिकल्टी होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। लेट्स सी। तो आज का लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, आपको मैंने पूरा एक्सरसाइज समझा दिया।